हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं एक खास स्पेशल एपिसोड आपके लिए, जहां पर हम बात करेंगे कि ये साल यानी वर्ष 2025 कैसा रहा प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, और आने वाला साल यानी 2026 उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। स्वागत करते हैं हम रोहित गेरा साहब का, MD गेरा डेवलपर्स, और साथ ही हमारे साथ विनीता दलाल, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर माउंट के कैपिटल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, हम थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करें उससे पहले ही आप दोनों से क्विक आंसर चाहूंगा, और ये कि आपके अपने अपने पर्सपेक्टिव से 2025 कैसा रहा प्रॉपर्टी बाजार के लिहाज से। रोहित सर, पहले आपके पास आते हैं। इन नटशेल आपको कैसा रहा, कैसा लगा ये साल? विपिन जी, इस साल में डिमांड ज्यादा ना तो कमजोर था ना तो मजबूत था। डिमांड बना हुआ है। इट्स बिन अ गुड स्ट्रॉन्ग स्टेबल मार्केट। तो अगर इससे पहले के जो 2-3 साल गए पोस्ट कोविड, उनके मुकाबले मैं कहूं तो थोड़ा सा ठंडा हम बोले या स्थिर बोले या बेहतर बोले, कैसे इसे डिफाइन करेंगे? अगर आप इसके पहले 2 या 3 साल देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम रहा है, बट मेरे हिसाब से इट इज अ गुड सिचुएशन टू बी इन। ओके, राइट। Benita, your take? Vipin ji, I will agree with Rohit कि it's been a good year. कभी-कभी stability in a great market is supposed to be fantastic, and it also brings a lot of positivity to the market. तो market मेरे हिसाब से was extremely good, stable. Demand was consistent. Consistency always wins in the long term. And in the current geopolitical situation, consistency for this country was a great win as per me. जी, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं तो रोहित सर, जब आप कह रहे हैं कि आपके लिहाज से ये साल ठीक ठीक रहा, बैलेंस रहा, तो जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या कंसर्न्स हैं आपके मन में आते हैं, और कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट है जिन्हें आप देख रहे हैं? देखिए, जो एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था कि इसके पहले जो 4-5 साल में कोविड के बाद, कोविड तक तो दाम कम हुए थे, तो प्राइसेस हैव गॉन अप। राइट। और प्राइसेस के साथ साइजेस भी बड़े हुए हैं क्योंकि लोगों का अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुका था। अब इसका जो डबल इंपैक्ट है प्राइस का और साइज का, उसका लोगों के अफोर्डेबिलिटी पे इंपैक्ट हुआ है। तो इसके वजह से दैट इज द वन रीजन व्हाई द डिमांड हैज बीन अ लिटिल बिट स्टेबल इन द ईयर, और ये पहले साल से थोड़ा कम हुआ है। दैट इज द मेन रीजन, इट इज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ पीपल। अब अगर आप why this is a good thing is like Vinita said कि stability इस मार्केट में बहुत ही अच्छा है, and that I think is very positive for the entire sector. ओके, तो सर अगर थोड़ा सा डेटा फोकस करके देखें तो अगेन दिस इज अ ईयर फॉर प्रीमियम प्रॉपर्टीज। लग्जरीज के नंबर बहुत ज़्यादा रहे, यूनिट कम बिके, लेकिन क्योंकि कैपिटल वैल्यू बड़ी थी तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो रिकॉर्ड्स वगैरह हमने बनते हुए देखे। एक आपने बताया कि साइज भी बड़ा हुआ, प्राइस भी बड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा सा कंज्यूमर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का शायद पीछे गया हो सकता है। तो जब हम इस तरीके से मार्केट को रीड करते हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि एक सेगमेंट तो बहुत चमक गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ओवरऑल मार्केट का जो हेल्थ है वो उससे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप देखें गए 5, 8, 10 साल पहले द सेक्टर दैट वाज डूइंग वेल वाज द अफोर्डेबल सेक्टर। लग्जरी में कुछ सेल नहीं हो रहा था। अब अगर आप देखें तो लग्जरी प्रीमियम एंड में सेल्स हो रहे हैं, और अफोर्डेबल अगर आप सेगमेंट देखें, वहां अगर आप पुणे और ऐसे मार्केट देखें तो 1 बेडरूम का फ्लैट का जो सप्लाई है वो वर्चुअली जीरो हो चुका है। तो रियल एस्टेट इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री। इसमें लग्जरी है, अफोर्डेबल है, प्रीमियम है, वैल्यू सेगमेंट है, और ऑल ऑफ देम डोंट गो इन टैंडम टुगेदर। तो गया जो साल है, लग्जरी हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अफोर्डेबल सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हैज नॉट डन एज वेल। बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। विनीता, जब हम कहते हैं कि लग्जरी मार्केट डिड वेरी वेल ये पूरा साल, इनफैक्ट इसके पहले वाले सालों में भी, तो
हम किस मार्केट को देखें? क्या ये स्टोरी सिर्फ वो 7-8 बड़े शहरों की है? जैसे ही आप मूव करते हैं थोड़े से टियर 2 या टियर 3 सिटीज में, देन द होल पिक्चर, इवन पुणे की सर बात कह रहे हैं, पुणे को हम मानते हैं कि एक बहुत ही मैच्योर, बहुत बड़ा मार्केट है, इवन वो टॉप 8 सिटीज में भी आता है, लेकिन वो बॉम्बे जैसा नहीं है, वो दिल्ली जैसा नहीं है, वो हैदराबाद जैसा नहीं है, इनफैक्ट वो बेंगलुरु जैसा भी नहीं है, वो थोड़ा अहमदाबाद जैसा है या अन्य दूसरे शहरों जैसा है। आप इंदौर की बात कर ले, आप किसी और चंडीगढ़ की बात कर ले, शायद वैसा है। तो क्या जब हम लग्जरी मार्केट को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही मतलब एक टिपिकल, आई थिंक, कंसंट्रेटेड पिक्चर दिखाई देती है। दैट इज नॉट द होल स्टोरी। वो बात एकदम सही है, दैट्स नॉट द होल स्टोरी, बट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक लग्जरी का डेफिनेशन एंड अफोर्डेबिलिटी का डेफिनेशन is a little city centric and I will say street centric. अगर आप आज के तारीख में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं अक्रॉस द कंट्री, पोस्ट कोविड इंडिया की जो ग्रोथ हुई है, that has resulted in the hands of the people in a very large way. And जो नीड घरों की थी वो साइजेस बढ़ चुकी है, and if you just see the increase in the sizes and if you put it into the per square foot which exists in micro markets today, it looks like a very chunky value. But is that really true luxury? Or is that the new affordable index of the city? That is something I think data needs to come forth to the country, and वो data निकालने के लिए I don't think there are enough resources for the rest of the country. Rohit for the last many years has been publishing a very good report for Pune, and it's probably the most credible report in terms of how Pune as a market works. लेकिन अगर आप दिल्ली देखते हैं, अगर आप नोएडा या गुड़गांव देखते हैं, 7XF DLF जिसकी पूरी पोर्टफोलियो इज 50 करोड़ के ऊपर वाले घर या 25 या 30 करोड़ के ऊपर वाले घर, मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द गुड़गांव, just because the sizes of the homes have increased, are now looking as a more luxurious piece just by the value of the home. लेकिन अगर आप एक्चुअली वो साइज ऑफ घर थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो they'll go into the mid market. सेम वे अगर आप बैंगलोर देख लेते हैं, बैंगलोर एज अ मार्केट हैज matured with new areas of Bangalore coming out. The outskirts of Bangalore, more towards, for that matter, around Electronic City and Whitefield, have done phenomenal. In fact, Whitefield today has done better than most of city center of Bangalore, only because the availability of a particular size of homes. Luxury ज्यादा दिख रही है क्योंकि वैल्यू ऑफ घर बढ़ चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ द साइज ऑफ द होम्स, बट मेरे हिसाब से आई बिलीव दैट इज द न्यू बेसिक नीड फॉर पीपल व्हेन दे लुक एट होम्स टुडे. वो जो फिनोमिनन था कि अगर आपको घर खरीदना है तो आप 1 BHK से चालू कीजिए, फिर आप 2 BHK पे जाइए, फिर 3, फिर 4, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वेर सब लोग अभी स्टार्टिंग में 2 BHK पे है. तो राइट, मुझे लगता है रोहित थोड़ा इस पे रियल पिक्चर हमें बताएंगे क्योंकि ही इज सेलिंग ऑन द ग्राउंड. रोहित, मुझे बताइए, मतलब जो सवाल बिनीता उठा रही हैं, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, जो सिरे उन्होंने पकड़े वो भी सही साउंड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या रहता है जब एक कंज्यूमर या एक ग्राहक आपसे खरीदने आता है? क्योंकि देखिए सबकी बाइंग कैपेसिटीज अलग अलग हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रीमियम हाउसिंग जो जा रही है उसके पीछे एक अलग तरीके का मनी है जो उसे चेस कर रहा है. मिड लेवल पे आएंगे तो वो बहुत ही टिपिकल बैंक लोन्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ वो जो एक खरीदार रहता है वैसा है. तो आई थिंक बहुत सारे सेगमेंट है खरीदारों के. आपको ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्टेड है, उन्हें घर बेचते हैं, आपके पास इसका क्या पर्सपेक्टिव निकल के आता है? देखिए, अफोर्डेबिलिटी की बात है, अगर आप देखें तो हर कोई घर खरीदता है वो अपने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से खरीदता है. तो जो लग्जरी होम खरीद रहा हो, जो हम कॉमनली अभी लग्जरी कहते हैं, इट मे बी 3 and 4 बेडरूम इन अ प्राइम लोकेशन, जहां फीचर्स और अमेनिटीज ज्यादा हो, दैट कुड बी कॉइंड एज लग्जरी. अब अफोर्डेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट इशू. जब कोई घर खरीदने जाता है, स्पेशली इन द मैस मार्केट, तो वो घर खरीदने कहता है मैं 2 बेडरूम फ्लैट खरीदना चाहता हूं. वो ऐसा नहीं कहता है कि मुझे 925 स्क्वायर फुट का फ्लैट चाहिए. तो जब वो बाहर जाता है खरीदने के लिए और घर के साइज बढ़ चुके हो और घर का प्राइस बढ़ चुका है, तो ही गेट्स अ स्टिकर शॉक. बिकॉज ऑफ द स्टिकर शॉक,
then he decides to delay the purchase. अगर आप देखें कि सबके पास अगर अफोर्डेबिलिटी है और घर अवेलेबल है तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So every individual segment operates based on their individual needs. जो मेन जो इंडिया का जो मेजॉरिटी मार्केट जो है, अगर आप पुणे देखिए एवरेज प्राइस इज अबाउट 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट, लेकिन लग्जरी का जो प्राइस है वो 10-12,000 पर स्क्वायर फुट, 25,000 पर स्क्वायर फुट तक जाता है. तो जो मैस मार्केट जो है, द अफोर्डेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वहां 2 लाख 3 लाख में भी अगर कॉस्ट में फर्क हो तो somebody may defer their purchase or go somewhere else to buy. It is very price sensitive and very affordability sensitive in this market at the majority of the market today. राइट राइट, ये वो फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड काम करते ही होंगे. एंड रोहित जी के पास वो फर्स्ट इन एक्सपीरियंस है. ये बात जरूर हो सकती है कि सिटी टू सिटी वो थोड़े डिफर कर जाएं, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी वो बदल जाएं. गुरुग्राम में जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं हो सकता है कि वो पुणे या अहमदाबाद में ना हो, मुंबई में जो एप्लीकेबल हैं बेंगलोर में बिल्कुल नहीं होंगी. सो ये एक डिफरेंस आता है. अच्छा, इसके पैरेलल विनीता एक कहानी और चली, कहानी में कहूँ मतलब हकीकत ही है वो है हमारे कमर्शियल मार्केट की. और जितना मैंने डेटा देखा है या जो आप लोगों से बातचीत की है कि ये सिंस द मार्केट एग्जिस्ट तब से आज तक का सबसे अच्छा साल रहा. इसे कैसे देखें? आगे हम इसके कनेक्शन भी निकालेंगे रेजिडेंशियल मार्केट से, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखें कि कमर्शियल में हमने ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा साल देख लिया 2025 के तौर पे. एंड वो एकदम सच है. इनफैक्ट कमर्शियल जिसने भी बना के होल्ड किया था इन माइक्रो मार्केट्स ऑफ द मेन मेट्रोस हैज एक्चुअली बिकम has doubled in terms of rents. In the smaller cities, Vipinji, I must say that in the main city centers also, commercial is starting to pick up. It's not that it is the best, but it is starting to pick up. One major factor towards this has been the global interest of people wanting to look at India, plus the increasing number of companies which have seen listing on the capital markets, and also entrance of new companies from the entertainment world into India. So a notable thing है कि Hybe, which is the Korean company for K-pop and the company that manages the popular band called BTS, they took 3 lakh square feet in the heart of Mumbai as a lease and moved the entire team here to start a new business. So globally, this हमारी जो situation है as a country being a very strong demand for domestic as well as a growth rate being extremely the highest today, that has brought in a lot of need of commercial, and commercial has actually done very well. If you look at the way the Japanese players are entering the market, with Sumitomo taking 2 large positions in Mumbai and also in the north, by building out a entire luxury market in Gurgaon for residential, it has been a change in the way the market is working. And commercial has really taken off in a drastic way, and it will continue to look in a very bright spot for the next year also, from where I see it. Right. तो रोहित सर, पुणे तो एक ऐसी जगह है जहां पर ये दोनों का बहुत शानदार मिक्स है. मतलब रेजिडेंशियल की बात करें तो हम पुणे को रख के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और सिमिलरली कमर्शियल की बात करें, और दोनों टाइप के कमर्शियल, मतलब आप ऑफिस स्पेसेस की बात कर लें, आईटी वगैरह रिटेल की बात कर लें, और इनफैक्ट एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. तो ये जो एक टर्न अराउंड है कमर्शियल वाले साइड पर, ये हमारे ओवरऑल मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को कितना इंपैक्ट देने वाला है? क्योंकि अभी प्रेडिक्शंस तो मैं ये भी सुन रहा हूं कि 2026 और बेहतर होगा कमर्शियल के लिए. जी, तो विपिन जी देखिए, जो घर खरीदने जाता है और जो लोन लेता है, द लोन हैज टू बी रीपेड फ्रॉम सैलरी, राइट? एंड सैलरी कम्स फ्रॉम योर जॉब. अब अगर आप कमर्शियल का जो डिमांड जब बढ़ता है और more and more jobs are being created, these jobs then lead to more demand for residential homes. पहले तो यहाँ लोग आते हैं जो रेंट करते हैं, and eventually they want to buy in a location. So there is a very strong correlation between job creation and home buying, and
job creation is happening now largely through the IT segment, who are buying in that 1 to 1.5 crore price range as far as the Pune market is concerned. तो ये बहुत ही strong correlation है, and the more this continues, there are GCCs which are now looking increasingly at India. So this is going to be a very strong driver for demand going forward on the residential side. जी, बढ़िया है। तो ये एक और अच्छा प्लस पॉइंट, सिल्वर लाइनिंग कि हमारा कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब वो अच्छा करता है तो रेजिडेंशियल पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है।